हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तैयारी तो अच्छा चल रही होगी। चलिए हम लोग साइंस का जो दूसरा सेट लेके आए हैं। इसके पहले पहला सेट में कुछ क्वेश्चंस आपको कराया गया था जो बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, और कुछ क्वेश्चन हम लोग दूसरे सेट में लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चंस को लिखते रहिएगा साथ में। और जितना भी ये क्वेश्चंस बताया जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसको जितना अधिक से अधिक हो आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। देखिए, और जो हमारा एग्जाम है ये एग्जाम इस बार बहुत बेहतर होने वाला भी है क्योंकि सीट भी ज़्यादा है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बदला हुआ भी है क्योंकि इस बार को जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बिहार बोर्ड यानी 10वीं का जो बोर्ड होता है उस लेवल का कुछ आपका क्वेश्चन रहेगा। यानी जब 10वीं लेवल का जो है क्वेश्चन, तो आपसे लगभग क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 क्लास का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो लगभग हम लोग इन्हीं क्लासों पर आधारित क्वेश्चन लेकर के आए, ठीक है, और वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है प्लाज्मोडियम परजीवी है, ठीक है। प्लाज्मोडियम का बात किया जा रहा है। जो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का मादा एनोफ्िलिस मच्छर का क्या है, प्रतिरूप है, जिसके द्वारा मलेरिया रोग होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है प्लाज्मोडियम परजीवी है, यानी जो प्लाज्मोडियम है इसके द्वारा कौन सा रोग होता है। तो इसके द्वारा मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया, ठीक है। मलेरिया देखा जाता है एक प्रकार का संक्रामक रोग है, ठीक है। संक्रामक रोग का मतलब कि यदि एक व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो उसके आसपास यदि कोई व्यक्ति रहता है ना, तो वह व्यक्ति भी मलेरिया से क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, ठीक है। इसका लक्षण क्या होता है ना कि कुछ अंतराल पे बुखार आता है, ठीक है। 24 घंटे के अंतराल पे क्या होते रहते हैं, बुखार आते रहता है, और साथ ही शरीर में कंपन होता है, ठीक है। कंपन के साथ बुखार आ रहा है तो वो मलेरिया का लक्षण होता है, ठीक है। इससे बचने का उपाय क्या होता है कि हम अपने घरों के आसपास जल जमाव न होने दें, क्योंकि जल जमा होगा मच्छर उत्पन्न होंगे और उनके काटने से मलेरिया रोग क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो का दूसरा क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, ठीक है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। इसका अर्थ होता है कि जो पॉजिट्रॉन है वह किस कण का भाग होता है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एक कण होता है ना उसका नाम पॉजिट्रॉन है। जैसे परमाणु के 3 कण होते हैं, ठीक है। परमाणु के कितने कण होते हैं? 3। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे परमाणु के 3 कण ये होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो परमाणु का। प्रोटॉन किसका प्रतिकण है, तो परमाणु का। न्यूट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो परमाणु का। उसी तरीके से आपसे पूछा गया था कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि अगर जो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, ठीक है। मतलब कुछ हमको ऐसे सब्जियों का या कुछ ऐसे पौधों या फलों का नाम लेना है जिसका जड़ रूपांतरण होता है, यानी हम उसका जड़ के रूप में सेवन करते हैं। जैसे गाजर हो गए, ठीक है, गाजर का हम लोग जड़ इस्तेमाल करते हैं। मूली हो गया, इसका हम लोग जड़ इस्तेमाल करते हैं। शकरकंद हो गया, ठीक है, हम लोग इसका क्या करते हैं, जड़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि तने के रूपांतरण का उदाहरण है, ठीक है। मतलब तना के रूप में कौन कौन पाया जाता है? तो तना के रूप में पाया जाता है आलू। आलू एक प्रकार के क्या है, तना है। अदरक एक प्रकार का क्या है, तना है, ठीक है। प्याज क्या है, एक प्रकार का तना है। मतलब गाजर, मूली और शकरकंद ये जड़ के रूप में पाया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, मतलब किस पदार्थ में लौह की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो जो सबसे अधिक लौह की मात्रा पाई जाती है ना, वो पालक के पत्तों में पाया जाता है। पालक के पत्तों में पाया जाता है। ऐसे तो लौह की मात्रा हरी सब्जियों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन हरी सब्जियों में जो पालक के पत्ते होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा लौह की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? यदि एक स्वस्थ व्यक्ति हो जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो वैसे मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना खून पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, ठीक है। जो वायुमंडल हमारा होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, संतुलित होता है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके द्वारा संतुलित होता है? प्रकाश संश्लेषण। आपसे पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण होता है वो होता है CO2 प्लस H2O, इट गिव्स, ऊपर मान लीजिए सनलाइट रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, ठीक है, तब जाकर के बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस ऊर्जा, ठीक है। यानी क्वेश्चन और यहां से आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2 अर्थात जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तब जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसी क्रिया के द्वारा क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जिसके द्वारा हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहती है? संतुलित रहती है। अगला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कवकों का अध्ययन है ना, वो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। यदि आपसे पूछ दिया जाए केचुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? केचुओं का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, क्योंकि इसके द्वारा केचुओं के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो केचुओं के उत्पादन का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केचुआ को हम लोग जानते हैं कि किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे
मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिसके कारण पैदावार सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो खेतों में उर्वरता बढ़ाने का काम कौन करता है, केचुआ करता है, इसीलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, जो हड्डी होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फेट। क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फेट। ठीक है, हड्डियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। जो हमारे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो थोड़ा सा जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग को कैल्शियम के क्या खाना पड़ता है, गोली खाना पड़ता है। ठीक है, तो हड्डियों में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के साथ साथ क्या रहता है, फास्फेट भी रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो मानव में जो गुणसूत्र होता है ना वो 46 होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र का है, चाहे 23 जोड़ा का है। ठीक है, इसमें से 22 जोड़ा तो अलिंग होता है, जिसके द्वारा विभिन्न अंगों या भागों का निर्माण होता है, और एक जोड़ा हमारा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जिसके द्वारा लिंग का निर्माण होता है। तो एक्स और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स और वाई को लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। एक्स जो होता है ना ये मादा में पाया जाता है, और एक्स वाई जो लिंग गुणसूत्र होता है कहाँ पाया जाता है, नर में पाया जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि नर में पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा तो याद रखना होगा, एक्स वाई। मादा में पाया जाता है तो एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, जो रक्त कणिका होती है, तो जो रक्त की कणिका होती है ना वो 3 होता है रक्त कणिका। एक को हम लोग बोलते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एक को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक को बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होता है ना वो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, रक्त को क्या करता है, थक्का बनाता है। ठीक है, अगर रक्त थक्का बनाने का देखा जाए तो विटामिन के भी करता है, विटामिन के ये भी रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है जो ये रक्त कणिका होती है ये कहाँ पाई जाती है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा आंसर होगा अस्थि मज्जा। क्या होगा, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में इनका क्या होता है, निर्माण होता है, यानी वहां पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है। ठीक है, मतलब हमको 2 ऐसे रोग का नाम बताना है जो वंशानुगत है। वंशानुगत का अर्थ होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होते रहता है। तो एक होता है वर्णधता। ठीक है, वर्णधता एक ऐसा आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी को लाल रंग और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती। ठीक है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वर्णधता में किस रोग का पहचान नहीं हो पाता, तो वर्णधता में जिस रोग मतलब जिस रोगी को वर्णधता रोग हुआ रहता है वो लाल और हरे रंग को पहचानने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है। तो एक तो आपका हुआ वर्णधता और एक होगा हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें अगर जो किसी रोगी को हीमोफीलिया हुआ रहता है ना, तो शरीर का कोई हिस्सा अगर जो कट जाता है तो उस व्यक्ति में रक्त का बहाव रुकता नहीं है, क्योंकि इसमें रक्त का थक्का होने का जो क्षमता होता है वो क्या हो गया रहता है, समाप्त हो गया रहता है। अगर किसी हीमोफीलिया ग्रसित व्यक्ति का किसी स्त्री से शादी किया जाता है, यदि लड़का होगा तो 50% वह हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, और लड़की भी होगी तो कितना परसेंट, 50% हीमोफीलिया से क्या होगी, ग्रसित होगी। ये अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है वो मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। ठीक है,
मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो जो हमारा पिट्यूटरी होता है ना, वो अग्र मस्तिष्क में ही पाया जाता है। और पिट्यूटरी हमारे शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जो अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने के कार्य करती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो याद होना चाहिए पिट्यूटरी ग्रंथि ये यहाँ पे पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क के अग्र भाग में पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा क्या होती है, स्रावित होती है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन, इसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है, आयोडीन का। जब हमारे शरीर में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है तो धीरे धीरे हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कभी कभी थायराइड ग्रंथि क्या करती है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव अचानक करती है कि उसकी मात्रा क्या हो जाए, नियंत्रित हो जाए। तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करने में अचानक थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है। और थायराइड ग्रंथि पाया कहा जाता है हमारे गले में, अचानक ये बढ़ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग घेघा रोग कहते हैं। ठीक है, जिसको ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है, गलघन भी कहा जाता है। तो घेघा रोग, तो बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो घेघा रोग, या घेघा रोग किसके कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन पाया कहा जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है। ठीक है, जो इंसुलिन होता है शरीर में कहाँ बनता है, तो इंसुलिन जो होता है ना, ये अग्न्याशय में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, अग्न्याशय में बनता है। ठीक है, अब इंसुलिन के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह। क्वेश्चन पूछा जाता है मधुमेह रोग किसके कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण होता है। ठीक है, मधुमेह को हम लोग शुगर भी कहते हैं। और शुगर आज सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। लगभग सबसे अधिक अगर जो मनुष्य में कोई बीमारी पाई जा रही है तो वो पाई जा रही है मधुमेह, शुगर की बीमारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछलियां सांस लेती हैं। ठीक है, यानी जो मछली होती है ये किसके द्वारा सांस लेती है। देखे होंगे जल में जो मछलियां रहती है तो सांस लेने के लिए क्या करती है, तुरंत ऊपर आती है फिर अंदर चली जाती है। तो किसके द्वारा अपना सांस लेती है, तो मछलियां जो होती है ना, वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स, जिसको हम लोग गलफड़ कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ और भी थोड़ा सा हम लोग श्वसन की बात करें। जहां तक बात किया जाए मनुष्य का, तो जो मनुष्य होता है ना, ये फेफड़ा के द्वारा अपना सांस लेता है। ठीक है, मेढक का भी बात किया जाए तो मेढक भी सांस किसके द्वारा लेता है, फेफड़ा के द्वारा। मेढक त्वचा के द्वारा भी सांस लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके द्वारा लेता है, मेढक के द्वारा। बात किया जाए तिलचट्टा का, तो जो तिलचट्टा होता है ना, वो ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं। बात किया जाए मच्छर का, जो मच्छर होता है ना, वो ट्रैकिया के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ट्रैकिया को श्वास नली भी कहा जाता है। ठीक है, बात किया जाए केचुआ का, केचुआ में जो श्वसन होता है ना, वो त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, उनके त्वचा के द्वारा उनमें क्या होती है, श्वसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत, यानी किस पदार्थ को खाने से सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। ठीक है, किस पदार्थ को खाने से सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है, तो वो है गाजर। ठीक है, गाजर खाने से सबसे ज्यादा क्या मिलता है, विटामिन ए। और विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। ठीक है, लाइकेन के साथ सहजीवी। सहजीवी का अर्थ होता है, मतलब अगर जो एक जीव ए है और एक जीव बी है, तो एक दूसरे पर अपने भोजन के लिए डिपेंड हो, उसको कहा जाता है सहजीवी। माने ए का भोजन बी से मिलता हो, बी का भोजन ए से मिलता हो। यदि एक का अस्तित्व समाप्त हो तो दूसरा का अपने आप क्या हो जाए, अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो ऐसे जीवों को कहा जाता है सहजीवी। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में कौन होते हैं, तो कवक और शैवाल होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कवक और शैवाल। ठीक है, क्या होगा, कवक और शैवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम। ठीक है, जो हमारा लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार में कुछ ना कुछ एंजाइम पाया जाता है। तो देखते हैं हम लोग भोजन जब करते हैं, भोजन जब चबाते हैं, तो हमारे भोजन के साथ लार क्या होता है, समते जाता है, जिसके कारण भोजन क्या करता है, मीठा भी लगता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, टाइलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो तत्व होता है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन का पाचन होता है ना, वो होता है आपका छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत, इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है। ठीक है, और ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत से ही आंत रस का स्राव होता है। ठीक है, आंत रस का स्राव इसी के द्वारा होता है। ठीक है, छोटी आंत का 3 भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3। एक होता है ग्रहणी, एक होता है जेजुनम, और एक होता है आपका इलियम। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग होता है, छोटी आंत का। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर। छोटी आंत से कौन सा रस का स्राव होता है, आंत रस। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है ना, वो कान में पाई जाती है, और उस हड्डी का नाम है एस्टेपिस। क्या नाम है, एस्टेपिस, जो हमारे कान में पाया जाता है। ये सबसे छोटी हड्डी है। और आपसे सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए, सबसे बड़ी हड्डी, तो वो होती है जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग फीमर की हड्डी भी कहते हैं, यह हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है।
और कान की जो हड्डी है स्टेपिस, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं। माने किस पदार्थ को काला हीरा कहा जाता है और किस पदार्थ को काला शीशा कहा जाता है। तो एक पदार्थ होता है कार्बोनेडो, ठीक है, कार्बोनेडो को हम लोग काला हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काला हीरा कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि काला हीरा किसको कहा जाता है, तो कार्बोनेडो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्बोनेडो। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि काला शीशा किसे कहा जाता है। तो जो काला शीशा है ना, काला शीशा, ये आपको कहा जाता है ग्रेफाइट को। किसको बोला जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका अप्रूप होता है? कार्बन का अप्रूप होता है। ठीक है, किसका अप्रूप होता है? कार्बन का। ठीक है, कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, एक हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फ्लोरीन। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का एक अप्रूप होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक भी होता है। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और सहसंयोजक बंधन के द्वारा ये रहते हैं। ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा क्या पाया जाता है? मुलायम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहा जाता है। ठीक है, जीवन रक्षक मतलब जिसके द्वारा हमारे जीवन की रक्षा होती है, तो उस हार्मोन का नाम है एड्रीनल। ठीक है, एड्रीनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होती है। तो याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, सबसे अधिक लाल रंग में होता है, यानी लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी कोशिकाओं को खुद ही क्या कर देती है? मार देती है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो ऊर्जा घर होता है ना, ऊर्जा घर, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा होती है ना, वह एटीपी के रूप में संचित रहती है और संपूर्ण कोशिकाओं को ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है। इसीलिए कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है तब जाकर के एटीपी ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। और ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए जितना एटीपी का ऊर्जा होता है इसी में क्या होता है? संचित होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर आपसे कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है जिसको हम लोग एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किसका किसका मिश्रण होता है? देखिए, ये आपका मिश्रण होता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। ये तीनों कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख क्या होता है? ब्यूटेन होता है। सबसे प्रमुख क्या होता है? ब्यूटेन। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। प्रोपेन का क्या होता है? C3H8। ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10। ये सभी एल्केन के सदस्य। किसके सदस्य हैं? एल्केन के सदस्य। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव शरीर का तापमान है। ठीक है, मानव शरीर का तापमान
देखिए मानव शरीर का जो तापमान होता है ना, अगर जो बात कीजिएगा डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में मनुष्य का तापमान कितना होता है शरीर का? 37 डिग्री। बात कीजिएगा फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्योंकि आपसे एग्जाम में डिग्री सेल्सियस में पूछ सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है, तो कहीं केल्विन में भी पूछ सकता है। तो जो मानव शरीर का तापमान होता है ना, वो केल्विन में होता है 310 केल्विन। ठीक है, कहीं कहीं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में दे देता है, बट एक्चुअल 98.6 भी होता है। तो डिग्री सेल्सियस में 37, डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, तो हमेशा जो लिंग निर्धारण का उत्तरदायित्व होता है ना, कि अगर जो जन्म हो रहा है तो लड़का जन्म ले रहा है या लड़की जन्म ले रही है, हमेशा लड़का या लड़की का जो लिंग निर्धारण करता है ना, वो मनुष्य। ठीक है, अर्थात पुरुष का गुणसूत्र निर्धारित करता है। यदि पुरुष का एक्स मादा के एक्स से मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है, यदि पुरुष का वाई मादा के एक्स से मिलता है तो लड़का का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमेशा जो लिंग निर्धारण होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा यदि किसी स्त्री का बच्चा न हो तो उसका भी जिम्मेदार उस महिला को ठहराया जाता है। यदि किसी स्त्री को केवल लड़की जन्म लेती है तो भी जिम्मेदार उस औरत को ठहराया जाता है, जबकि औरत की उसमें 1% की गलती नहीं होती है। लड़की या लड़का जन्म लेने का उत्तरदायित्व पुरुष में होता है। अर्थात जो माँ बाप उस औरत को कोसते हैं, उस औरत में वो कमी नहीं, उनके लड़के में कमी होती है। और हमारे भारतीय समाज में नारियों को इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है, जो कि क्या है? गलत है। लड़का या लड़की का जन्म का उत्तरदायित्व पिता का होता है, माता की नहीं। यदि किसी स्त्री बाज है, उसके बच्चे नहीं होते हैं, इसमें 10% यदि प्रॉब्लम स्त्री में होगा तो 90% प्रॉब्लम पुरुष में होगा। लेकिन कोई माँ बाप अपने बेटे को नहीं डांटते, उसको नहीं कोसते, कोसते हैं उस पराये स्त्री को, जो कि हमारे इस भारतीय समाज का ये एक बहुत बड़ा गलत परंपरा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो जो हमारे शरीर है, यानी जीवों का शरीर में खास करके मनुष्य की बात की जा रहा है। ठीक है, तो लगभग कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 639। ठीक है, कितनी पाई जाती है? 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है ना, वो होता है एनामिल, जिसको हम लोग दांत की हड्डी कहते हैं। दांत की हड्डी जो होती है सबसे कठोर होती है हमारे शरीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जो पक्षी है ना, वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। क्वेश्चन है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? यानी जो हमारा ये मस्तिष्क होता है, इसमें कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 8 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, ऐसे जो पूरा बात की जाए तो 32 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन सिर्फ खोपड़ी में पूछ रहा, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? उसका नाम है बुल्फिया। ठीक है, संसार का सबसे छोटा फूल क्या है? बुल्फिया। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए और अपने एग्जाम को अच्छा बनाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही आपको जीएस का भी क्वेश्चन यानी जीके का भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, और बहुत जल्दी हम लोग इस पर प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आ रहे हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, और इस बार आप अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो जो क्वेश्चन है आपके लिए वो क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है, यानी पुरुष जीन का जो संगठन होता है वो क्या होता है? आपको आंसर कमेंट में करना है। ठीक है।